परम सुंदरी सास बहू। चंद्रलेखा की शादी चंदनपुर गांव में हो गई थी। चंदनपुर गांव बहुत ही सुंदर था, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था। दूर एक नदी भी बहती थी। चंद्रलेखा अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। उसकी सासू माँ कलावती उसे बहुत स्नेह करती थी। चंद्रकांता भी घर के सारे दायित्व बहुत अच्छे से निभाती थी। पिछले 15 दिनों से चंद्रकांता रोज नदी में जाती थी और पानी भर कर लाती थी। 3-3 मटके लेकर आती थी वो। दिन में 4-5 बार वो ऐसा ही करती थी, ऐसे ही पानी भरती थी। वैसे उसके घर में नल तो था, पर नल खराब हो गया था। इस वजह से 15 दिन से बेचारी चंद्रलेखा नदी में जाकर पानी भर रही थी। नदी गांव से थोड़ा दूर था। गर्मियों का दिन, बहुत तेज धूप पड़ रही थी। इतनी गर्मी में भी चंद्रकांता रोज जाती और पानी भरकर लाती। 3 मटके अपने सर पर लेकर जाती और पानी लेकर आती। रोज उसे 4-5 बार ऐसे ही करना पड़ता। बेचारी बहुत थक जाती। उसका कष्ट देखकर उसकी सासू माँ कलावती भी बहुत दुखी हो गई थी। कलावती ने उस दिन अपने बेटे से कहा, अरे बेटा रमेश, जल्दी से क्यों नहीं बुलाता है तू राजू मिस्त्री को? देख तो बहू कितनी तकलीफ में है, कितना कष्ट झेलना पड़ता है उसे। इतना दूर जाकर पानी लाती है। बेटा तुम्हें तो पता है नदी कितना दूर है गांव से, और इतना तेज धूप, ये गर्मियों का दिन। अब माँ मैं क्या करूँ बोलो? राजू मिस्त्री तो 1 हफ्ते बाद आएगा। वो तो बाहर गया है माँ, शादी में गया है। बोल रहा था 1 हफ्ते बाद आऊँगा भैया, और आते ही आपका नल ठीक कर दूंगा। मैंने फ़ोन किया था उसे। अरे बेटा, तब तक बहू इतना दूर जाकर पानी लेकर आएगी। मैं तो मदद करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, 2 कदम तो ढंग से नहीं चल पाती हूँ। तुम्हें तो पता है कमर में और घुटनों में कितना दर्द रहता है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? माँ एक बात बोलूँ? हाँ हाँ बेटा बोल। माँ क्यों ना हम चाची जी के आंगन से पानी ले आए? हाँ, हमारे आंगन से लगकर उनका आंगन है। बस 1 हफ्ते की तो बात है। 1 हफ्ते तक वहाँ से अगर मतलब उनके नल से पानी ले आए तो क्या हो गया? अरे बेटा ये क्या बोल रहा है तू? तेरे चाची के आंगन में जाकर उसके नल से पानी लेकर आए? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुझे क्या पता नहीं है तेरी चाची कैसी है? हाँ, तेरी ससी रेखा चाची, अगर उसके कानों में ये बात पड़ी तो कितना बड़ा मुसीबत खड़ा कर देगी वो। पर माँ वो लोग कहाँ अब यहाँ रहते हैं? वो लोग तो शहर में रहते हैं ना। हाँ, और 1 साल से ऊपर हो गया है, गांव में कदम ही नहीं रखा है। उनका घर ऐसे ही बंद पड़ा है, और आंगन तो ऐसे ही है। माँ अगर पानी ले आए तो क्या हो गया? उनके नल में पानी तो आता है। अरे बेटा फिर भी नहीं चाहिए उसके नल का पानी। तुम्हें क्या पता नहीं है गांव की औरतें कैसी है? अगर किसी ने उसके कान भर दिए तो वो सीधे आधमकेगी। हाँ बेटा हाँ, नहीं 10 बातें सुनाएगी, अपमान देगी। नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, ये सब झमेला नहीं चाहिए बेटा। कितना भी कष्ट हो, और क्या करूँ मैं? बहू तू ही संभाल ले। हाँ, पर उसके आंगन से पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस तरह 1-2 दिन और बीत जाते हैं, और उनका नल अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और चंद्रलेखा अभी भी इतना दूर नदी में जाकर पानी भर रही है। तेज़ धूप और इतना गर्मी, बेचारी बहुत कष्ट में है। एक दिन दोपहर को वो देखती है मटके में 1 बूंद पानी नहीं है, घर में पानी नहीं है। अब क्या होगा? ओ मोरी मैया, घर में तो 1 बूंद पानी नहीं है, अब क्या होगा? किसी को प्यास लगी तो क्या करूं मैं, क्या करूं? अब इतनी तेज़ धूप हो रही है बाहर, कैसे जाऊं इतना दूर? नदी तो इतना दूर है। एक काम करती हूं, मैं चाची जी के आंगन में जाकर पानी भर लेती हूँ। शाम को मैं नदी से ही भरूंगी। वैसे सासू माँ तो बहुत गुस्सा करने लगती हैं, पर वो तो अभी घर में नहीं है, ललिता मौसी के घर गई हैं। मैं बस आज ही लेकर आ जाऊंगी और कभी नहीं जाऊंगी। क्या करूं, बहुत ही कष्ट हो रही है मुझे। इतना धूप में भला इतना दूर कैसे जाऊं पानी भरने के लिए, जबकि आंगन के पास ही उनका नल है, और वो लोग तो अब यहाँ रहते भी नहीं हैं। 1-1.5 साल हो गया है, गांव में कदम भी नहीं रखा है। नल में पानी आ रहा है, अगर पानी थोड़ा ले आऊँगी तो क्या हो जाएगा? कौन सा सोना चांदी चुराने जा रही हूँ चाची के आंगन में? हाँ, माँ भी ना यूं ही डरती रहती हैं। अब चंद्रलेखा अपनी चाची सास के आंगन में जाती है और पानी भरकर आ जाती है।
जब उसकी सासू माँ कलावती घर आती है। अरे बेटी, मैं तो अभी अभी ललिता के यहाँ गई थी और अभी अभी आ गई। घर में पानी नहीं था, अब पानी है। इतना जल्दी तुम नदी से कैसे आ गई बेटी? माँ जी, वो क्या है कि मैं नदी नहीं गई थी पानी भरने के लिए, पर शाम को ज़रूर नदी में पानी भरने जाऊंगी। माँ जी माफ़ कर दीजिएगा, मैं चाची के यहाँ से पानी भरकर ले आई। अरे बेटी, मैंने तो तुम्हें बोला था कम पानी खर्चा किया करो, पर तुम ही नहीं सुनती हो। हाँ, तुमने पानी खर्चा कर दिया, अब देखो फिर से तुम्हें पानी की ज़रूरत पड़ी और तुम जाकर चाची सास के यहाँ से पानी लेकर आ गई। अरे बेटी, तुम्हें नहीं पता है क्या वो कैसी है? इतनी बार तो मना किया था मैंने तुम्हें कि उसके आंगन में कदम ना रखना। तुम्हें नहीं पता वो क्या करेगी। माँ जी, कौन सा मैंने हीरा मोती सोना चांदी चुरा लिया है उनके आंगन से, उनके घर से? बस उनके नल में पानी आ रहा था तो लेकर आ गई। इतना दिनों से हमारा नल खराब है माँ जी, एक दिन भी मैंने उनके आंगन में कदम नहीं रखा है। देखो, उनका आंगन तो हमारे घर के पास है, हमारे आंगन से लग कर है, फिर भी मैं नहीं गई माँ जी। बस एक दिन पानी ले आई हूँ। क्या बोलेंगी भला चाची जी? अरे बेटी, तुम्हें नहीं पता, वो नहीं सुनेगी, बहुत झमेला करेगी। और तुम्हें नहीं पता यहाँ कैसे कैसे लोग हैं, उसके कान भर देंगे और देखना बात का बतंगड़ बनाकर वो पूरे गांव में हमें कितना अपमानित करेगी। मुझे पता है मेरी देवरानी कैसी है। माँ जी, गलती हो गई मुझसे, अब मैं क्या करूँ? और कभी नहीं जाऊँगी उनके आंगन में पानी भरने के लिए। बेटी, मैं यूं ही नहीं बोलती, मेरी देवरानी कैसी है मुझे पता है, वो बिल्कुल नहीं सुनेगी। हाँ, कभी नहीं जाना उनके आंगन पानी भरने के लिए। और 2-4 दिन की बात है, थोड़ा सा कष्ट उठा ले बेटी। और क्या ही बोलूँ, मैं तो तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। बेटी, अब से हम कम पानी खर्च करेंगे। हाँ माँ जी, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे और नहीं जाऊंगी उनके आंगन पानी भरने के लिए। अब चंद्रलेखा और कभी भी अपने चाची के आंगन में जाकर पानी नहीं भरेगी। ये निर्णय करके वो फिर से नदी में जाती है पानी भरने के लिए। इतना दूर तेज धूप में। इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ता बाद उनका नल भी ठीक हो जाता है। अभी उसे इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। पर 1 हफ्ते बाद, माँ जी आपको पता है आपकी देवरानी आई हुई हैं, कल ही आए हैं वो लोग शहर से वापस। मैं तो सुन रही थी कि अब वो हमेशा के लिए आ गए हैं गांव, अब नहीं रहेंगे शहर में। अरे बेटी, वो लोग तो शहर में व्यवसाय करेंगे ऐसा बोल कर गए थे और होटल खोला था उन्होंने। पता नहीं क्यों वापस आ गए। चलो अच्छा हुआ, हमेशा उनका घर बंद रहता था, अच्छा नहीं लगता था। अब फिर से चहल पहल हो जाएगी, अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, अजब सी बात है, सास बहू दोनों एक दूसरे के जेरोक्स कॉपी लग रहे हैं, एक ही स्टाइल में रहते हैं माँ जी। अरे बेटी, क्या ही बोलूँ, अब मुझे तो हंसी आ रही है। इस उम्र में भी मेरी देवरानी खुद को परम सुंदरी समझती है और उसकी बहू कोमोलिका भी तो ऐसी ही है, शशि रेखा जैसी, उसकी बहू ऐसी। पर चलो छोड़ो, हमें उससे क्या। बेटी, मैं तो उसे बुरी नहीं बोलूँगी, अच्छा नहीं लगता मुझे किसी को बुरा बोलना, पर तुम थोड़ा ध्यान से रहना। वो लोग थोड़े अच्छे नहीं हैं, उनका स्वभाव थोड़ा दुष्ट जैसा है। माँ जी, मुझे पता है पूरे गांव में क्या बोलते हैं उनके बारे में। हाँ, हम ही संभाल कर रहेंगे, आप चिंता ना करो। कलावती की देवरानी शशि रेखा और उसका परिवार गांव वापस आ गए थे हमेशा के लिए। और कुछ देर बाद कलावती की देवरानी शशि रेखा गुस्से में तमतमाती उसके घर आ पहुंची। वो बहुत गुस्से में थी और बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बात कर रही थी। आते ही वो बहुत ही ज़ोर से बोलने लगी। छी छी छी, शर्म नहीं आती है दीदी? तुम्हें तो पता है हमारे घर में ताला लगा है, आंगन बंद है, क्या ज़रूरत थी हमारे आंगन में जाकर पानी भरने की? तुम्हारी बहू पानी भरने गई थी या कुछ चोरी करने गई थी, किसको पता। चोरनी कहेंगी, पता नहीं क्या चुरा कर ले आई है। अरे अरे, ये क्या बोल रही हो तुम शशि रेखा? इतने दिनों बाद आई और आते ही ऐसा व्यवहार। मुझे पता है
तुम थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की हो, पर इसका मतलब ये नहीं कुछ भी अनाप शनाप बोल दो। नई नवेली बहू है, उसको ऐसा बोल रही हो, अच्छा लगेगा क्या? वो सिर्फ मेरी बहू है क्या, तुम्हारी बहू नहीं है? हम क्या पराये हैं? हाँ हाँ पराये हैं, जब बंटवारा हो गया था इतने सालों पहले तभी ही पराये हो गए थे। छी छी छी, देखो तो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखो रे गांव वालों, देखो कैसे लोग हैं, चोरी करते हैं और सीना चोरी भी। ओ मोरी मैया, कैसी चोरनी बहू है, क्यों ना होगी भला। मेरे बहू जैसी खानदानी थोड़ी है। कितनी सुंदर है मेरी बहू, परम सुंदरी बोलते हैं गांव वाले, और मुझे भी। पहले तो मैं ही परम सुंदरी थी, अब मेरी बहू भी है। ये सब सुनकर देखकर तो जल भुन रहे हो तुम लोग। छी 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 दीदी, ये तो उम्मीद ना थी कि तुम्हारी बहू इतनी बड़ी चोरनी निकलेगी। गांव वाले तो तुम्हें देवी बोलते हैं, देवी, और तुम्हारी बहू चोरनी निकली। चोरनी मेरे आंगन से क्या चुरा कर लाई है, पानी भरने के बहाने। अरे क्या बोल रही हो तुम, आस पड़ोसी सब सुन रहे हैं। शर्म आ रही है अब तो मुझे, बस पानी भर कर लाई है और कुछ नहीं लाई है। सोना चांदी थोड़ी लाई है तुम्हारे घर से ताला तोड़कर। इतना आम अमरूद है तुम्हारे आंगन में, एक दिन भी हमने एक फल नहीं तोड़ा है, एक तिनका नहीं उठाया है, और तुम ऐसी बात कर रही हो। गंदा होकर पड़ा है तुम्हारा आंगन। मैं तो किसी को बोलकर उसकी साफ सफाई तक करना चाहती थी, पर तुम्हारी इस व्यवहार की वजह से, डर से मैंने वो भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, कदम भी नहीं रखा। और तुम ऐसा बोल रही हो, बस थोड़ा पानी ही तो लेकर आई है, और इस बात का तो बात का बतंगड़ मैं बना रही हूँ। क्या बोलना चाहती हो दीदी? सब समझ में आता है, सब समझ में आता है। अरे बड़े भैया ने तो अपना हिस्सा का जमीन जायदाद व्यवसाय में ये करूँगा वो करूँगा बोलकर सब उड़ा दिया। तुम लोग तो गरीब कंगाल हो गए। अब नज़र मेरे महल जैसे घर पर है, मेरे आंगन के बाग बगीचे पर है। देखो तो कितना आँख रखती है मेरे घर पर। बोल रही है कि इतने सारे आम अमरूद हुए हैं तेरे आंगन में। इससे पता चलता है कि तुम लोग कैसे हो। खबरदार, जो दोबारा मेरे आंगन में कदम रखा तो तुम जैसे चोर लोगों से तो दूर रहना ही अच्छा है। इस तरह वो बहुत कुछ सुनाने लगी। आस पड़ोस के लोग सब कुछ सुन रहे थे। बहुत ही अपमानित हो गई थी कलावती, बहुत ही दुखी हो गई थी, और इस तरह बहुत ही कड़े बोल बोल कर वहाँ से आ गई शशि रेखा अपने घर। पूरे 1 साल से ऊपर हो गया था शशि रेखा गाँव में कदम नहीं रखा था। अब वो 1 साल बाद अपने गांव वापस आ गई है, हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ। अब वो गांव में ही रहेगी। अब उसका घर बहुत ही गंदा हो गया था, बहुत ही धूल जम गए थे, आंगन भी बहुत ही गंदा हो गया था। देखो तो कितना गंदा हो गया है ये घर और आंगन। हाँ, बंद था ना इतने दिनों से। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि कभी भी मैं शहर से गांव वापस आऊँ, पर क्या करूँ, अगर वो होटल बंद ना होता तो मैं कभी ना आती। कितने सपने देख कर, कितने सपने पूरे करूँगी सोच कर गई थी शहर, पर सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, पर छोड़ो वो सब, अब क्या सोचना। मेरे पति और मेरा बेटा तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत नाराज़ हैं, चिड़चिड़े से हो गए हैं, क्योंकि सारी प्लान मैंने ही तो दिया था उनको कि शहर में जाएंगे, बड़ा सा होटल खोलेंगे, अच्छे से रहेंगे। पर मुझे क्या पता था ऐसे बर्बादी हो जाएगी, सारा व्यवसाय डूब जाएगा। वो चोर रसोइया सब कुछ लेकर भाग गया, और अब हमारे हाथों में कटोरा थमा गया है। हे भगवान, गांव वालों को ये बात पता चली तो किसी को मुंह नहीं दिखाने पाऊंगी। और ये गांव वाले जैसे हैं, ये तो बस चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले। अगर सबको पता लग गया कि कंगाल और गरीबी है तो कोई पूछेगा भी नहीं। चुप रहना ही बेहतर है, चुप रहना ही बेहतर है। तभी वहाँ पर उसकी बहू आ जाती है, कमोलिका। सास बहू बहुत ही अजब है। दोनों बहुत ही स्टाइल से रहते हैं, भारी मेकअप और लंबे घने खुले बाल। देखो इसे, इस कलमुही को देखो,
वैसे सुंदर तो है पर है बड़ी मूर्ख, हमेशा मेरी कॉपी करती रहती है। अरे मैंने बाल खुले रखे हैं और गहने पहने हैं तो इसको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी ये सारे गहने नकली हैं। हे भगवान, कहीं गांव वालों को पता ना चल जाए कि ये नकली गहने हैं। क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। कितना बड़ाई कर रही हूँ, कितना इज्जत सामान मिल रहा है, पर अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। सारा ज़मीन जायदाद बेच कर गई थी, बस ये घर है, पर ये घर भी तो गिरवी पड़ा है बैंक में, लोन जो लेकर आए हैं। अब पता नहीं बाप बेटे क्या करेंगे और लोन चुकाएंगे। परेशान हो गई हूँ मैं, परेशान हो गई हूँ। पर पहले ये घर तो थोड़ा सा ठीक कर लूँ। देखो तो माँ जी, बहुत भूख लग रही है। भूख तो लगेगी ना बेटी, हम दोपहर से जो आए हैं और अब तो रात होने वाली है। अच्छा बेटी सुनो, जाओ थोड़ा रसोई की साफ़ सफाई करके उसमें कुछ बना लो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बेटी, जादू है। जाओ बेटी जाओ, आज हम वही खा लेंगे। क्या माँ जी, मैं जाकर खाना बनाऊं? और रसोई कहाँ रसोई जैसा है, चिड़ियाघर जैसा लग रहा है। पूरे घर में कीड़े मकोड़े, ये मकड़ी का जाल, ये गंदगी, वो बहुत ही परेशानी हो रही है माँ जी, बहुत ही परेशानी हो रही है। अब तो माँ जी आते ही गुस्से में तमतमाती चली गई ताई जी के यहाँ झगड़ा करने के लिए। पर अच्छा हुआ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, फुल एंटरटेनमेंट हो गया। क्या सुनाया आपने माँ जी, क्या सुनाया। सास बहू दोनों का सर झुक गया। उनका चेहरा तो देखने के लायक था। और चंद्रलेखा पता नहीं खुद को क्या समझती है, वो क्या सोचती है, वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगी, परम सुंदरी बन जाएगी। गांव वाले उसे बोलेंगे कि वही परम सुंदरी है, विश्व सुंदरी है। कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, भिखारन घर की लड़की। अरे बेटी बिल्कुल ठीक बोलती हो तुम, बिल्कुल ठीक बोलती हो। जब से उसकी बहू आई है तब से वो सोचती है कि उसकी बहू बहुत सुंदर है। अरे सच में मेरी बहू की बराबरी और मेरी बराबरी सुंदरता में वो कभी नहीं कर सकती। ये सब बातें ना सोचो। पर बिटिया बहुत भूख लग रही है, जाके कुछ तो तुझे बनाना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है हमारी हालत क्या हो गई है। 1-2 रुपए के लाले पड़े हैं, अब 1000 रुपए देकर किसको बोलूँ मैं ये घर को साफ सफाई करने के लिए। हम दोनों को ही करना पड़ेगा। तेरे ससुर और मेरा बेटा कितने गुस्से में बैठे हैं तुम्हें तो पता है, क्योंकि सारा पैसा मेरे वजह से बर्बाद जो हो गया। हाँ माँ जी, आपने तो बहुत ही बेकार का प्लान बनाया था, सारा पैसा तो हमारा नष्ट हो गया, ये बात तो है। पर माँ जी मैं खाना नहीं बना सकती, आप कल्लू हलवाई के यहाँ से कुछ ले आइए। मेरे पास 100-200 रुपये हैं। वैसे मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, वहाँ खर्च हो गए। 100-200 रुपये बचे हैं माँ जी, उस पैसे से आप कुछ मंगा लीजिए। पर मैं तो नहीं बना सकती। अरे बेटी फिर क्या करेंगे, घर की हालत नहीं देख रही हो क्या, इतनी गंदगी है। ठीक है, तुम कुछ पैसे दे रही हो तो ठीक है दे दो, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। ठीक है, कल्लू हलवाई के यहाँ से खाना लेकर खा लेंगे, पर सोएंगे कहाँ पर, देख नहीं रही हो क्या घर की क्या हालत हो गई है। हाँ माँ जी वो बात तो है, घर तो बहुत ही गंदा है। पर माँ जी मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आपको कुछ करना हो तो आप ही कर लेना, मैं नहीं कर सकती। अब मैं कहाँ करूँ अकेले। शशिरेखा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके मन में दूसरों के प्रति बिल्कुल दया भाव नहीं था। उसका घर तो बहुत ही गंदा था। आज रात को वो कैसे सोएंगे, ये सोचकर वो परेशान हो रही थी। साथ में उसके पास कोई भी पैसा नहीं था कि वो किसी को देकर घर की साफ सफाई कर ले। और इतनी आलसी थी, उसकी बहू भी सुपर आलसी थी। इस वजह से वो लोग कुछ भी काम नहीं किया। तभी अचानक से वहाँ पर आ गई कलावती। शशिरेखा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इतने सालों बाद तुम लोग आए हो, तुम्हारे यहाँ घर का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर कैसे रहोगे, क्या करोगे। मैंने तो दोपहर से ही खाना बना दिया था, पर तुम्हारा मन ठीक नहीं था और तुम भी बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। हमेशा मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन ही मानती हूँ, तुम्हें तो पता है। तुम्हारे जेठ जी कितना स्नेह करते थे देवर जी को। अच्छा आओ और खाना खा लो सब। गर्मा गर्म खाना बनाया है बहू ने, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, सब तुम्हारे पसंद का है। और हाँ, ये घर तो बहुत ही गंदा है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ तुम रात को सो जाना और सुबह मेरी बहू और हम सब लोग मिलकर ये घर की सफाई कर देंगे, ठीक है।
आहा, तुम्हारी बहू और तुम सब आकर मेरे घर की सफाई कर दोगे, मतलब अच्छे से सफाई कर दोगे, है ना दीदी? कितनी चालाक हो तुम। इतना कुछ बोलकर आई थी, पूरा गांव देख रहा था, फिर भी आ गई मेरे घर में। हाँ, मुझे निमंत्रण देने के लिए कि मेरा घर गंदा है तो मैं तुम्हारे झोपड़े में आकर सो। तुम्हारा झोपड़ा में मैं कदम रखूं, सोच भी कैसे लिया। एक तो दीदी तुम्हारा झोपड़ा, ऊपर से तुम्हारी बहू भिकारन। ओहो, भिकारी घर से उठाकर लाई हो चोरनी को, और यहाँ आ गई हो मुझे निमंत्रण करने। इतना कुछ बोला था, अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान होता, सम्मान होता तो मेरे सामने आकर ऐसे चपर चपर ना करती दीदी तुम। मैं और तुम्हारे घर आऊँ? कभी नहीं। मेरा घर गंदा है तो क्या हुआ, आंखें घुमा कर देखो, महल है महल। अरे महल गंदा हो, कीचड़ में हो, महल तो महल होता है, झोपड़ी नहीं होता। बड़ी आई, मुझे नहीं जाना तुम्हारे टूटे फूटे झोपड़ी में अपने भिकारन बहू के साथ। तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारा महल, मैं तो यहाँ पर ही रहूंगी। बड़ी आई। शशि रेखा, बस भी करो। इंसानियत के नाते मैं यहाँ पर आई थी। जो भी हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपना मानती हूँ, पर छी, तुम तो लायक ही नहीं हो। छी छी छी, मैं और कभी कदम नहीं रखूँगी। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा ये महल। हे भगवान, कैसी इंसान है ये। बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चली जाती है कलावती। और मूर्ख, घमंडी, अहंकारी, खुद को परम सुंदरी समझने वाली सास बहू को बड़ा मज़ा आता है ऐसे अपमान करके अपनों का। माँ जी, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। बड़ी आई। इसकी बहू तो डायरेक्ट हम दोनों से कंपटीशन करती है। अरे कितना भी कंपटीशन करे, भिकारन है भिकारन। वो कहाँ हमारे जैसे पहन पाएगी, खा पाएगी। पर बहू याद रखना, किसी को ना बोलना ये गरीबी के बारे में, ये नुकसान के बारे में और ये नकली गहनों के बारे में। समझ में आई? नहीं तो बिल्कुल इज्जत नहीं होगी। हाँ माँ जी, हाँ, आप ही की बहू हूँ, आप ही से ही सीखा है सब कुछ। पर बहू कोई तो नहीं आएगा घर की साफ़ सफाई करने के लिए, हम दोनों को ही करनी पड़ेगी। और गांव वाले पूछेंगे, अरे किसी को पैसे देकर साफ़ सफाई क्यों नहीं करा देती? तो बोलना, नहीं नहीं, ये तो एक्सरसाइज है, इस तरह हम फिट रहते हैं, यही हमारा सुंदरता का राज है, हम तो अपना काम खुद ही करते हैं। समझ में आई बात? माँ जी, हाँ। पर बहू थोड़ा सा तो झाड़ू लगा देती। हाँ, देखो तो आसपास कैसे हो गया है। और तुझे तो पता है, मेरे पति, तेरे ससुर जी और बिट्टू तो बहुत ही गुस्से में है। कुछ भी बोलने जाती हूँ तो डांटने लगता है। वो दोनों तो उस कलमुही के यहाँ सोने के लिए चले गए। हाँ, तेरे ताई जी के यहाँ गए हैं, बड़ा रिश्ता जोड़ रहे हैं। जोड़ने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम दोनों तो नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। हम दोनों तो यहीं पर ही सोएंगे अपने महल में, है ना? हाँ माँ जी, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया। क्या ज़रूरत है उनसे रिश्ता रखने की। चलिए माँ जी, सो जाती हैं, बड़ी नींद आ रही है। खुद को परम सुंदरी समझने वाली ये लंबे बालों वाली दोनों सास बहू तो बहुत ही अजीब थे, बहुत ही दुष्ट थे। ये दोनों आलस के मारे साफ सफाई ही नहीं करते और ऐसे गंदगी में, अहंकार के वजह से उसी गंदगी में रात बिताते हैं, वहीं पर ही सोते हैं। और जब सुबह होती है तो दोनों और क्या बोलती, स्तब्ध रह गई थी। ये क्या हो गया था उनके साथ? ऐसा ही होता है, इसे ही कर्म का फल बोलते हैं। अब चूहों ने तो उनको हाई फाई हेयर स्टाइल दे दी थी, वो भी फ्री में।